काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए कि काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम पर ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए। कि काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम पर ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है कि यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के गेस्ट को इनवाइट करना चाहता हूं। मिलिए कुलदीप, राहुल और आदित्य से। इन जाबाज शेरों ने 5 लाख की भीड़ में अपनी एक जगह बनाई है। First of all, tell me about yourself, your name, your educational background, किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ? ओके। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और मेरी 10th-12th दिल्ली से ही हुई है एक्चुअली। और मैंने 2022 से ही स्टेनो की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। तो इस साल मेरा हुआ है और मेरा डीओपीटी में सिलेक्शन हुआ है एक्चुअली। जी, मेरा नाम आदित्य बरुआ है और मैंने ग्रेजुएशन करी है बीबीए में। बाकी उसके बाद थोड़ा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस मैंने जॉब भी किया है 5 साल, 2.5 साल एफएफए और कई साल एमबीए। तो मैंने प्रिपरेशन 2021 से शुरू करी है और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। तो यहाँ अब जाके मेरी सिलेक्शन हुई है डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। मैम, मेरा नाम राहुल चौहान है और मेरा सिलेक्शन अभी 2024 में एनआईए में हुआ है। और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2020 में, इन दिसंबर 2020। फिर तब से ही मेरे ये एक्चुअल में मेरा 4th अटैम्प्ट था। तो कुछ अटैम्प्ट लग गए, लेकिन हाँ ये है कि फाइनली एट द एंड आई गॉट द जॉब। तो ये सब मैं ये कहूँगा कि हाँ, मेरे दोस्तों ने भी मेरी काफ़ी मदद करी है इसमें, क्योंकि हमारा सपोर्ट था आपस में, तभी हम लोग ये जॉब ले पाए, नहीं तो शायद आज हमारे पास ये जॉब नहीं होती। थैंक यू। क्या फीलिंग थी आपको जब आपने अपना नेम पीडीएफ में देखा था? फर्स्ट एक्चुअली जब रिजल्ट आया था तो मैं एक्चुअली कहीं बाहर था, अपने दोस्त के साथ घूमने गया हुआ था। मैं और आदित्य ही एक्चुअली साथ में थे। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था और मतलब जब 23 का रिजल्ट आया था तब भी उसी दोस्त ने फ़ोन किया था और उसने बोला था कि नहीं हुआ है। और जो अभी रिजल्ट आया तब भी उसी का ही फ़ोन आया था और उसने बताया कि तेरा नाम, तेरे फादर का नाम, उसने मतलब मेरे फादर का नाम कंफर्म किया था, मेरी मदर का नाम कंफर्म किया था। फिर उसने बोला कि तेरा डीओपीटी में हो गया है। तो पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आया, मतलब बहुत ही एकदम अजीब ऐसी फीलिंग थी कि मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था ये सब। फिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था तो मैंने उसे बोला कि मुझे स्क्रीनशॉट भेज जल्दी से, तभी मैं विश्वास करूँगा। फिर उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, फिर मैंने देखा। तो फिर बहुत खुशी थी उस टाइम, मतलब मैं और आदित्य तो पागल से ही हो गए थे उस टाइम। आदित्य, आप बताइए। जी, बहुत खुशी हुई थी क्योंकि अ, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि बाहर जाने के लिए अब्रॉड में जॉब ढूंढूं। जी, मैं बहुत खुश था मैम। और मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था एक्चुअली। मैंने सोचा था कि अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बाहर चले जाऊंगा। मेरे बाहर भी कुछ प्लान्स थे जाने के। बाकी अ, ऐसा लगा कि सर से एक बहुत बड़ा बोझ उठ गया है। और मेरी मदर अभी 60 होने वाली है सितंबर में, तो वो भी रिटायर होने वाली है। तो वो भी बहुत उसका टेंशन था दिमाग में, क्योंकि एक सैलरी पर रुक जाती है हमारी, फिर घर चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को लगा कि बहुत बड़ी एक गला टेगी है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने इन दोस्तों का। बहुत मुश्किल समय में ये साथ खड़े रहे मेरे साथ, राज, कुलदीप, राहुल, मनीष। और मेरे टीचर भी थे बहुत अच्छे। बहुत सपोर्ट किया इन लोगों ने, इस वजह से मेरा हो भी पाया। नहीं तो मेरे को नहीं लगता था इस बार भी हो सकता था मेरा। मैम, ये जब रिजल्ट आया था जिस दिन, तो मैं तो देखो श्योर था नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था शायद मेरा स्किल टेस्ट बेकार गया है। मैं तो अपना प्रिपरेशन कर रहा था कि 2025 के लिए, बिकॉज मेरे को लग रहा था शायद मेरी एक लाइन मिस हो गई है। तो इस वजह से
15 के अराउंड पे वो वर्ड्स थे, शायद कुछ मिस हो गए थे, तो मेरे को लगा शायद अब तो लग नहीं रहा। बाकी मैटर तो ठीक ही लिखा था मैंने, एक्सपेक्ट था कि हाँ हो सकता है नहीं भी, क्योंकि 50-50 ही चल रहा था। और वैसे तो चांस यही था कि नहीं होगा शायद, क्योंकि मैं तो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा था। बट स्टिल ठीक है, जैसे रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने नाम देखा आदित्य भाई का। मैंने कहा चलो पहले इनका देखता हूँ, क्योंकि इनका लास्ट अटेम्प्ट था, इन्होंने बोला भी था कि मेरे को अगर नहीं हुआ तो क्या होगा क्या नहीं है। सबसे पहले मैंने इनका नाम देखा, ठीक है, इनका था नेम में लिस्ट था, मैंने देख लिया। फिर उसके बाद मैंने कुलदीप का देखा, कुलदीप का भी नेम था। फिर मैंने अपना ऐसी सर्च कर लिया। फिर बाद में मैंने कहा चलो देखता हूँ, हो सकता है। मैंने देखा तो ठीक है मेरा नाम था, लेकिन मेरे को श्योर नहीं था कि मेरा ही है, क्योंकि मेरे नाम के 3 कैंडिडेट्स और सेलेक्ट थे। फिर मैंने देखा कि हाँ ठीक है, फादर का नाम भी मैच कर रहा है, मेरे मदर का नाम भी मैच कर रहा है। स्टिल आई वॉज इन परप्लेक्सिटी कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि रोल नंबर दो सब चीजें सेम हो। लेकिन फिर मैंने रोल नंबर मिलाया, फिर वो भी सेम नहीं था, तो ठीक है मेरा ही था। फिर जब जाके मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ चलो हुआ है कुछ, मेरा सिलेक्शन तो हुआ है पोस्ट पे। तब मैंने ये भी नहीं देखा था कि मेरा कौन से पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। मेरे को तो शायद मैंने पुरानी वाली लिस्ट देखी थी, उसमें जो रिवाइज वैकेंसी से पहले लिस्ट आई थी, तो उसमें जो था वो BRO दे रखा था D24। मेरे को तो लगा शायद मेरा BRO में सिलेक्शन हुआ है। मैं अपने दोस्तों को भी यही बताया, मैंने कहा शायद मेरा BRO में ही हुआ है सिलेक्शन। बट फिर बाद में कुछ थोड़ा बहुत मेरे को बाद में पता लगा, हाँ ठीक है मेरे को NIA मिला है। देन थोड़ा खुशी हुई कि घर में कि हाँ ठीक है चलो अच्छा डिपार्टमेंट मिला। तो यही था मैम, थोड़ा जर्नी का। ओके, ओके, आप लोगों आप के लोगों के लिए लिए अगेन अगेन सेशन को सेशन आगे को आगे बढ़ाते हुए बढ़ाते हुए अगेन अगेन थोड़ा सा थोड़ा सा इसको इसको मोटिवेटिंग मोटिवेटिंग बनाते हुए बनाते हुए चलते हैं चलते हैं कि कि आप लोगों के लिए एक, क्योंकि क्योंकि आपने आपने काफी काफी मेहनत मेहनत किया है किया है और और अगेन अगेन 2123 2123 वैकेंसी वैकेंसी में में वापस वापस आना ही, आना ही, शामिल शामिल होना होना ही ही एक एक बहुत एक बड़ी बहुत बड़ी बात है। बात है। तो तो उनके लिए उनके मैं लिए मैं कुछ दो कुछ दो लाइन लाइन मैं कहना कहना चाहूंगा। चाहूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, कि पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्योंकि क्योंकि आपके आपके बहुत बहुत आदित्य का आदित्य का ये ये लास्ट लास्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट है था और और इनको इनको मैं मैं मोटिवेट मोटिवेट करना करना चाहता हूँ, चाहता हूँ, चीयर अप चीयर अप करना करना चाहता हूँ चाहता हूँ कि कि देखिए देखिए बहुत सारे बहुत सारे मौके मौके गए गए हैं, हैं बट वो बट वो काउंट नहीं काउंट नहीं करता है, करता है, क्योंकि क्योंकि लास्ट लास्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट में आपने आपने अपना अपना सिलेक्शन सिलेक्शन लिया है, लिया है, इससे बड़ी इससे बड़ी बात कुछ बात नहीं कुछ है। नहीं है। इसी के इसी के साथ साथ मैम मैम अगला अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे आपसे पूछें। पूछें। कितनी टाइम लगी थी आपको तैयारी करने में? आप एक बार दोबारा रिपीट करेंगे मैम प्लीज? कितनी टाइम लगी थी आपको तैयारी करने में? टाइम जैसे मैंने बताया मैम, मैंने 2022 से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। लाइक जब 2022 का एग्ज़ाम था तो मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया था, बट मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। 2 मंथ मतलब 2-3 फॉर्म जब भरा था तभी मेरे को पता लगा था कि स्टेनो का ऐसे ऐसे कोई एग्ज़ाम होता है। और मैंने स्टेनो भी ज्वाइन नहीं की थी एक्चुअली उस टाइम ना। मेरे को किसी ने पहले कुछ वीडियोस यूट्यूब पे देखे, तो वहाँ पे कुछ बच्चे बोलते थे कि पहले आप प्री निकाल दो तो उसके बाद भी स्टेनो सीख के भी निकाला जा सकता है एग्ज़ाम। मैंने तो स्टेनो ज्वाइन ही नहीं की थी, प्री की प्रिपरेशन ही स्टार्ट कर दी थी। बट हाँ, मैं फिर भी उसे अटेम्प्ट मान ही लेता हूँ, तो मैंने 2022 से स्टार्ट किया था। अच्छा। मैंने मैम 2021 से स्टार्ट किया था, लेकिन उस टाइम क्या था, फॉर्म निकले नहीं थे, कोई वैकेंसी थी नहीं। तो 2021 के दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया था और तब मैं जॉब करता था NHA में, CISF के पेरेंट अकाउंट ऑफिस में। तो वहाँ मेरे को किसी ने कहा था कि तुम इसकी तैयारी करो। मेरा एक्चुअली क्या है, मैथ्स वीक है, तो मैथ्स कोई सा भी अगर फॉर्म निकला हो जिसमें मैथ्स आए तो मैं वो फॉर्म भरता ही नहीं था। तो मेरे को किसी ने बताया था कि आप स्टेनो की तैयारी करो, उसमें मैथ्स नहीं आता, बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, उसकी आप देख रेख करो, उसको आप पढ़ लो अच्छे से। बाकी ये था मैम कि बुक्स तो थे, लेकिन मेरे को ये नहीं था, कोई पढ़ाने वाला नहीं था वहाँ। बाकी जॉब भी करनी थी, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, तो उस कारण भी मेरे को जॉब करनी जरूरी थी। तो ये हुआ कि 2-3 साल जॉब करते करते मैंने एग्जाम दी। कभी कभी 3 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। कभी नंबर ठीक है तो फिर स्किल खराब है, तो स्किल पे भी टाइम दिया। तो इस बार क्या किया कि मैंने जॉब भी छोड़ दी और जॉब छोड़ के फिर मैंने तैयारी करी, ये रिस्क लिया मैंने। तो तब जाके मैंने दोनों चीज़ को बराबर टाइम दिया और बाकी इन्वेस्टिंग मेरा इस बार हो गया। मैंने डॉक्टर कैंडी ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि इतना सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। जब एज निकल गई होती है और आपको जॉब नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है घर वालों को जॉब मिलना, बहुत ही शर्म आती है, खास करके एक लड़के की।
राहुल, अब आप राहुल। बोलिए। मैम मैंने अपनी प्रिपरेशन जैसे मैंने बताया कि मैंने 2020 में स्टार्ट की थी, लास्ट में दिसंबर में। तो इतना ज़्यादा तो नहीं पता था, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था कि हाँ ठीक है, कुछ मार्क्स आए तो लगा कि कुछ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, स्टेनो लाइन में। तो फिर मैंने जैसी प्रिपरेशन स्टार्ट की तो पहला अटेम्प्ट तो मेरा ऐसे ही गया, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाया। सेकंड मैंने जब अटेम्प्ट दिया तो उसमें मैम मेरा 2022 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मेरे 138 मार्क्स थे। तो वो मैंने उसको क्लियर तो कर लिया था, लेकिन शॉर्ट एंड क्योंकि 3 बार उसमें स्किल हुआ स्किल था के उस लिए। टाइम पे, जी जी। तो वो मैं नहीं कर पाया। फिर ऐसे ही 2023 वाला अटेम्प्ट हुआ, फिर क्योंकि उसमें मेरे थोड़े बहुत मैं 2.5 मार्क्स से अराउंड में रह गया था, और परसेंटेज ऑफ एरर भी मेरी थी 9% के अराउंड थी शॉर्ट एंड के अंदर। फिर उसके बाद फिर मैंने अभी ये 2024 वाला दिया, तो फिर इसमें ही थोड़ा मेरे को मिला है, ठीक है कुछ सक्सेस मिली है। नहीं तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, क्योंकि एम्स वाला दिया है मैंने, एम्स में भी मैं काफ़ी कम मार्क्स से रहा हूँ। ऐसे मैंने बहुत माइन्यूट नंबर से रहता था, लेकिन ठीक है अब ये स्टेनो का हो गया तो थोड़ा सा बूस्ट मिला है कि हाँ आगे हम ग्रेड सी की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे। चलिए तो आदित्य, आपका काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ अगली जो दो लाइनें जो बोलना चाहता हूँ, सिर्फ मैं आपके लिए बोलना चाहता हूँ। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। कि जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पे, दोस्तों ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के इसी के साथ साथ पल्लवी पल्लवी मैम मैम आपसे आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछेंगे। पूछेंगे। राज सर और शॉर्ट हैंड 247 का क्या रोल रहा? उनका रोल रहा, अ, काफी अच्छा रोल रहा, बड़ा रोल था, क्योंकि इन्होंने जो मैटर दिया था यूट्यूब में, जितना मुझे याद है इन्होंने 3 मैटर मिक्स करके एक डिक्टेशन दी थी, जिसमें केसी भी थी और जनरल मैटर भी था और प्रोग्रेसिव भी थी। और बाकी हम क्या करते थे इंस्टीट्यूट में कि या तो सिर्फ केसी ही करते थे, या तो एक बैच केसी का चलता था और एक बैच चलता था आपका प्रोग्रेसिव का, प्रोग्रेसिव या का। कभी कभी बोल दिया, जी कभी कभी बोल दिया जाता था जनरल मैटर, कोई आर्टिकल बोल दिया था। लेकिन इससे ये था कि इसमें एक ही डिक्टेशन में तीनों मैटर रहते थे, तो तीनों का लैंग्वेज भी अलग होता था। उसका लैंग्वेज अलग होता है, थोड़े वर्ड्स भी अलग होते हैं, थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, खास करके एडिटोरियल को। तो वहाँ भी हमें काफ़ी हेल्प मिली, और राज सर ने तो खैर पहले भी हमारी हेल्प करी है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो स्किल के लिए। राहुल। मैम मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ स्किल में जो था सबसे पहला, शायद मेरे ख्याल से मेरे पास ही वीडियो, जब मैंने यूट्यूब खोला था तो मेरे को इन्हीं की वीडियो देखने को मिली थी कि हाँ ठीक है कुछ स्किल का मैटर इन्होंने दिया है। और उसमें तीनों मैटर मिक्स होते थे, प्रोग्रेसिव भी होता था आई गेस, और एक जनरल मिक्स होता था और केसी मिक्स होता था। तो वो उसने बहुत हेल्प करा है कि हाँ मैंने लिखा है वो मैटर, ऐसी बात नहीं है, मैंने कई बार लिखा है। मैंने कम से कम उस टाइम पे ऐसे ही 8-10 मैटर थे इन्होंने रिकॉर्डेड करे थे, तो मैंने उस टाइम पे स्किल के टाइम पे वो लिखे हैं मैटर, और अच्छे से लिखा है, उनको टाइप भी करा है मैंने, चेक भी करा है मिस्टेक्स वगैरह। और मैं बोलता भी था, मैंने कहा सर आपको अब मेरे को पीडीएफ प्रोवाइड कीजिए, ये सब तो फिर करते थे, हेल्प करी है सर ने मेरी इस मामले में। और रिटर्न में भी हाँ ठीक है, मेरे को गाइड करा है कि कैसे कैसे करना है, क्या है क्या नहीं, तो ऐसा भी था। कुलदीप। जी मैं कहूँगा कि राज सर का जो सपोर्ट है ना, काइंड ऑफ लाइक एल्डर ब्रदर जो होता है वो, मतलब 1 साल पहले से ही मैं उनको जानता हूँ। ये लोग तो शायद पहले से जानते हैं, मेरा थोड़ा लेट हुआ था। तो उनसे प्री में भी मैंने काफ़ी हेल्प ली थी, बाकी स्किल में तो उनसे ली ही थी। स्किल में ना मेरा मेरा क्या होता, मेरे को जो मिलता था मैं उससे पूछता था, मेरे को ऐसा लगता था कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए, कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए। बट इनसे मिला, फिर इन्होंने बताया कि बेसिक वगैरह ही आप अपने पहले स्ट्रॉन्ग करो। देन फिर इनके यूट्यूब पे कुछ वीडियोस पड़े हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मिस्टेक्स शॉर्ट हैंड के अंदर कैसे करते हैं, हाफ मिस्टेक्स कैसे होती हैं, वो कैसे कम की जा सकती हैं, क्या कैपिटल है क्या बड़ा है, क्या स्मॉल लगेगा क्या कैपिटल लिखा जाएगा, ये यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं था। तो द काइंड ऑफ कंटेंट ही इज प्रोवाइडिंग वो बहुत ही ज़्यादा, मैंने मैंने बाकी लोगों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जो है ना, जैसे हाफ मिस्टेक है, कैपिटल क्या है, स्मॉल क्या लिखा जाएगा, ये शायद नहीं है, मैंने तो कहीं नहीं देखा, अगर हो तो।
तो बहुत मतलब काफ़ी मिस्टेक्स कम हो गई उससे, सडनली एकदम 10-20 मिस्टेक कम हो गई उससे, काफ़ी हेल्प मिली उससे एक्चुअली। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहूँगा कि इनके सिलेक्शन में मेरा कम्प्लीटली रोल नहीं है। इन्होंने कुछ और टीचर्स भी पढ़ रखा है, तो कुछ टीचर्स का मैं नाम लेना चाहूँगा। अजित सर के कोचिंग्स में इन्होंने अपनी स्किल की प्रिपरेशन की है, और आदित्य ने भी कोई और टीचर से पढ़ रखा है, तो आप भी आदित्य नाम बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें और एडअप करना चाहूँगा कि जो भी लोग दिल्ली से हैं और उनको ऑफलाइन शॉर्ट हैंड सीखना है, तो वो काइंडली आर्या शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट विजिट करें। वहाँ पे काफ़ी अच्छे सर हैं, अजित सर, वो स्किल के लिए आपको काफ़ी अच्छे से गाइड करेंगे। तो जो भी लोग दिल्ली से हैं और उनका कोचिंग लोकेशन एक्सेसिबल है, तो वो जरूर उनके इंस्टीट्यूट में एक बार जाकर विजिट करें। तो एक बार काइंडली आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आदित्य भी ने कहीं पढ़ा था, तो वो भी आप बाद में बता सकते हैं, अभी जस्ट उनसे मैं पूछूंगा। और ठीक है, सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे पर्सनली। देखिए, सब लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कि यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया। देखिए, वो ट्यूब पे पढ़ा, भर भर के पढ़ा, सब लोगों ने इस पे बात कर रखी है। देखिए, मैं उस पे नहीं जाऊँगा। एक्चुअली एक स्टेनोग्राफर की जो जर्नी होती है, वो बाकी एग्जाम से काफ़ी अलग होता है। एक डिक्टेशन भी यहाँ पे टफ आ जाता है या लिखनी आती है, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं आप लोग से बस यही पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने कैसे हाइज़ और लोज़ इसको कैसे मैनेज किया थ्रू आउट योर प्रिपरेशन? प्लीज़ आदित्य, आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, शुरू-शुरू में तो दिक्कत हुई, क्योंकि पहले जहाँ हम पहले पढ़ा करते थे, वहाँ उन्होंने बेसिक के बाद से प्रोग्रेसिव स्टार्ट करा दिया। फिर हमें ऐसा लगा कि या तो ये गलत पढ़ा रहे हैं, तो हमसे हो ही नहीं रही है, हमारे मतलब की है ही नहीं। फिर हम अजीत जी के पास गए, आर्या इंस्टीट्यूट। फिर वहाँ जाके मेरे को पता चलता है कि केसीजी करके भी कोई एक मैगज़ीन है। तो फिर वहाँ उसकी लैंग्वेज और प्रोग्रेसिव की लैंग्वेज बहुत ही अंतर था उसमें। तो मेरे को पहले हाथ बिठाया, उसमें हाथ बिठाने में काफ़ी समय लगा, लेकिन ये था कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से करवा दिया अजीत जी ने। बाकी समय लगता है, धीरे-धीरे होता है, ऐसी बात नहीं। तो बाकी मेरे दोस्तों का भी काफ़ी हाथ रहा है, साथ रहा है। तो ये था कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए चलते थे कि कोई नहीं भाई, इस बार हो जाएगा, टेंशन मत लो। और हम कोचिंग के बाद लाइब्रेरी भी जाते थे। वहाँ भी जाके हम ऑनलाइन कोई एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी हम ट्रांसक्राइब करते थे, मैं मिस्टेक्स चेक करते थे। तो ऐसे हमने सुधारी अपनी डिक्टेशन। राज सर। कुलदीप, आप बोलिए। यस मैम। मैम, स्किल का तो रोल ऐसा रहा है कि मेरे साथ तो मतलब क्या ही बताऊँ, 2022 में मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे मैंने एक बेसिक, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा एक्चुअली, बट बेसिक वगैरह मैंने वहीं पे किया था। तो मुझे वहाँ थोड़ा सा सही नहीं लगा, मुझे लगा वो लोग वहाँ जो चाहिए वो नहीं, वहाँ टाइम वेस्ट होता था, एक एक दो दो घंटे ऐसे ही चल रहा है लेकिन कुछ नहीं। फिर मैंने 2023 में एक दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो 2022 में मेरे 2023 में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, 157 मेरे मार्क्स थे, मुझे लग रहा था इस बार मेरा हो जाएगा। बट जहाँ मैं गया था वहाँ पे उन्होंने क्या करा कि अपने मतलब मंथ खींचने के चक्कर में, लाइक जैसे पर मंथली फीस होती है ना, तो उन्होंने क्या करा कि पहले एक महीने 100 वर्ड्स करा रहे हैं सीन, फिर दूसरे महीने 200 करा रहे हैं। अब मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या होता है, तो ऐसे करके उन्होंने बहुत टाइम वेस्ट किया था, मतलब अपना थोड़ा सा पैसों के चक्कर में, जो मेरे को बहुत गलत लगा। और अनफॉर्चुनेटली मेरा 2023 में इतने नंबर लाने के बाद भी नहीं हो पाया था। तो मैं फिर फाइनली 2024 में मैंने भी आर इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन किया था। वहाँ पे ही काफ़ी अच्छा, मतलब उनका बहुत बड़ा रोल है सर का, आज जो स्किल निकलना है मेन तो उन सर का ही रोल है जो भी है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि शॉर्ट एंड के अंदर एक सबसे बड़ा यही है कि हमें ना पता नहीं लग पाता कि हम जिसके पास पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत। तो बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छी बच्चों से गाइडेंस लेके, या जिसका सिलेक्शन हो गया है तो आप वो ज़रूर लेके ज्वाइन करें, वरना आपको पता नहीं लगेगा कि आपका 1 साल कब चला गया, वेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। राहुल, आप बताइए। मैम, जैसे ही हमने शॉर्ट हैंड की जर्नी स्टार्ट की, तो पहले तो ऐसा लगता था हाँ ठीक है, कुछ हो जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमने स्टार्ट करा, टीचर से पढ़ना स्टार्ट करा, दूसरे टीचर्स के पास भी गए, तो हाँ हमें पता लगा कि ये चीज़ जो है कर तो रहे हैं हम लोग, लेकिन हम राइट पाथ पे नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। तो ऐसे ही फिर बहुत इधर उधर धक्के खाने के बाद तो मैं सर के पास गया, जो हम अजीत सर का, जिनका हम नाम ले रहे हैं, तो उनके पास ही गया।
मैं अभी सर के साथ ही हम सब परेशान रहते थे कि सर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ट्राई कर लिया था कि स्किल कैसे निकलेगा, क्योंकि स्किल का जो है बहुत बड़ा रोल रहता था शॉर्ट हैंड में, और आने वाले टाइम में भी रहेगा स्किल का भी रोल। तो ऐसे ही फिर हम लोग बात करते रहते थे डेली की डेली कि हम कैसे करें, कैसे इम्प्रूव करें सर, हम कैसे नहीं करें। लेकिन ठीक है, एट दी एंड हमने स्टार्ट करा केसी से, क्योंकि हम पहले प्रोग्रेसिव करते थे, जैसे आदित्य भाई बता रहे हैं, जिस हम इंस्टीट्यूट में थे तो वहाँ पे हम प्रोग्रेसिव वगैरह ही करते थे। लेकिन हमें पता लगा कि ठीक है, केसी भी होता है, केसी को भी करना है, कितना करना है, क्या है क्या नहीं है, कैसे स्टार्ट करना है। तो हमने ऐसे ही फिर स्टार्ट करा। उन्होंने बताया कि आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स है। सर ने हमें बताया कि आप ये इसको करके जाइए जैसे, और आया भी मैटर उसमें से ही। आप देखिए कि सी ग्रेड का जो मैटर था वो केसी का ही था पूरा एकदम, उन्होंने केसी का ही डिक्टेशन दिया था। और बस ऐसे ही मैम, ऐसे ही जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को सेशंस आगे बढ़ाते हुए एक मैं पर्सनली क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि एक्चुअली बहुत सारे लोग 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, बट अल्टीमेटली सेलेक्ट हुए हैं 2 1 2 3। तो जो बच्चे रह गए हैं उनके लिए नेक्स्ट ईयर आप जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका 0.5 मार्क्स 0.12 मार्क्स जिनका सिलेक्शन रह गया, तो उनके लिए आप लोगों का क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यही रहेगा कि मेहनत में कोई कमी ना छोड़े, मेहनत करते रहें, बाकी ऊपर वाले पे भरोसा रखें। मैं तो यही कहूँगा कि लास्ट तक कॉन्फिडेंट रहे, और एग्ज़ाम देते समय बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहना है। कुछ भी आए, कुछ भी, कोई किसी को, अगर आप किसी को नहीं आ रहा है तो आपको भी वो नहीं आता, तो ये मतलब ये नहीं है कि दूसरे को भी वही चीज़ आती होगी। तो अपना कॉन्फिडेंट बना के रखें लास्ट तक। आपको लगेगा कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं मॉक्स में भी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका वहाँ पे अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और अपने रिटर्न में अच्छे मार्क्स लेकर आइए और अपने शॉर्ट हैंड को कंटिन्यू रखिए। तो नेक्स्ट 2025 वाले एग्जाम के लिए मैं तो यही बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग, अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, आप लोग कंसिस्टेंट रहो, और आपको प्री के साथ ही स्किल की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। पहले क्या होता था कि चल जाता था ऐसा, अब हम लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि प्री के बाद हम स्टेनो करें। अब एटलीस्ट एक ट्रांसक्रिप्शन तो रोज़ करना पड़ेगा, और स्किल का यही है, आप ट्रांसक्राइब करो, उसे एनालाइज करो और उसकी मिस्टेक देखो। अगर हम बस ट्रांसक्राइब करे जा रहे हैं, देख लिया इतनी मिस्टेक है और चल रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उसे एनालाइज करना पड़ेगा, द काइंड ऑफ मिस्टेक कैसी बन रही हैं वो देखना पड़ेगा, फिर उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब शॉर्ट हैंड थोड़ा मुश्किल हो गया है नया रूल आने के बाद। जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है ना, वो हमारी मिस्टेक डबल कर देता था। तो आपको वो बहुत ध्यान देना पड़ेगा और साथ में ही चलना पड़ेगा। बस मैं ये कहूँगा, चाहे बच्चा होशियार है या वीक है, कमज़ोर है, अगर वो कंसिस्टेंट है ना, तो स्टेनो का एग्ज़ाम वो निकाल के ले जाएगा। एक्चुअली हमारे हमारे प्रिपरेशन के प्रिपरेशन के दौरान दौरान प्रिपरेशन के प्रिपरेशन के दौरान दौरान राहुल राहुल थोड़ा थोड़ा शांत शांत रहते। रहते थे। तो तो राहुल के राहुल लिए के लिए 2 2 लाइन मैं लाइन बोलना मैं बोलना चाहूँगा, चाहूँगा, क्योंकि क्योंकि एक्चुअली एक्चुअली ये ये होपलेस हो होपलेस गए हो थे गए थे थोड़ा थोड़ा स्किल के स्किल के बाद, बाद, क्योंकि क्योंकि स्किल में स्किल में थोड़ा थोड़ा इनका इनका ऊपर नीचे ऊपर थोड़ा नीचे हो थोड़ा गया हो था। गया था। तो तो बट बट अल्टीमेटली अल्टीमेटली इन्होंने इन्होंने वहाँ वहाँ से भी कॉन्कर कॉन्कर किया है किया है इस इस प्रोसेस को। प्रोसेस को। मैं मैं इनके लिए 2 इनके लिए 2 लाइन लाइन बोलना बोलना चाहूँगा। चाहूँगा। परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीनन यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वह लोग जो खामोश रहते हैं, और अक्सर वह लोग जो खामोश रहते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। आओ थैंक यू राज सर। तो इसी के इसी के साथ साथ मैं अगला मैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे आपसे पूछना पूछना चाहूँगा। चाहूँगा। एक्चुअली एक्चुअली आप लोगों ने आप अपनी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन की प्रिपरेशन है, की है, ठीक है। ठीक है। तो तो एक्चुअली एक्चुअली एक एक सबके सबके एक एक दिक्कत दिक्कत आती है, आती है, एक एक सब सब स्टेज पे स्टेज पे फंसते हैं फंसते हैं कि कि मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट में में लोग लोग स्टक हो स्टक हो जाते हैं, जाते हैं, ठीक है। ठीक है।
मॉक मॉक टेस्ट में टेस्ट लोग में किस लोग टाइप किस हो टाइप हो जाते हैं, जाते तो हैं, तो उसको उसको कैसे कैसे आपने आपने कनकर कनकर किया किया और और वहां से वहाँ से अपने अपने मार्क्स को मार्क्स को कैसे कैसे बढ़ाया? आप बढ़ाया? लोगों आप ने लोगों क्या ने क्या चीज की, मेहनत की, क्या क्या स्ट्रेटेजी स्ट्रेटजी अपनाई? अपनी लगाई? और मॉक टेस्ट जब देते थे उसके बाद जो रिजल्ट आता था उसको उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करते थे, तो देखते थे किस टॉपिक में कहाँ गलती करी हमने, फिर उस टॉपिक को दोबारा पढ़ते थे, उसके क्वेश्चंस लगाते थे और फिर दोबारा कोई दूसरा मॉक देते थे, फिर वहाँ थोड़ा बहुत सुधरता था। तो जैसे धीरे धीरे करके डेली एक मॉक टेस्ट देते थे और डेली कुछ ना कुछ नया रिवाइज करते ही थे दोबारा से, मतलब नया ही उसी चैप्टर को दोबारा रिवाइज करते थे जहाँ पर कमी पड़ती थी उनको। Sandeep? ओके। मैं तो मूक टेस्ट का अगर मैं बताऊं, जैसे अगर मैं स्टक होता था, मैं ना 120 से ना 130 140 के बीच में बहुत ज़्यादा स्टक हुआ हूँ। जहाँ तक मेरे को लगता है ज़्यादातर बच्चे इसी, क्योंकि हम 130 तो ले आते हैं आसानी से, लेकिन जो 130 से 150 की जो जर्नी है वो बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ एक एक नंबर बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा ये होता था कि पहले मैं कोशिश करता था कि जैसे हम इंग्लिश और रीजनिंग में नंबर बढ़ा सकते हैं बहुत कम टाइम पीरियड में, तो मैं पहले एनालाइज करता था कि इनमें मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो अगर हम ढंग से एनालाइज करें तो अगर हम इंग्लिश और रीजनिंग देखें ना, वहाँ नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। तो मैं वहाँ देखता था कि ये कौन सा टॉपिक वीक है या कौन सा, इस टॉपिक की नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत सारे, देन आप देखना कि आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। मैम मैं अपने बताना चाहूँगा, मैंने स्कोर ऐसे बढ़ाया, जैसे मैं देखता था कि इंग्लिश एक 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है जो अच्छा स्कोरेबल सब्जेक्ट है। अगर आप चाहो तो आप 80 टू 90 और 90 टू 95 तक आप स्कोर कर सकते हो, अगर आप अच्छा अगर पढ़ने में हो तो आप इतना स्कोर कर सकते हो। तो आप क्या करें कि आप, मैं क्या करता था कि जैसे सेक्शनल मोक लगाता था, सेक्शनल मोक जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह में सेक्शनल मोक दे रखे हैं, तो मैं उसी की प्रैक्टिस करता था, जैसे सीजीएल के हो गए और अपना सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, मैंने मतलब सारे ही उसमें सेक्शन मॉक अपने लगाए थे और फिर उनको एनालिसिस करता था कि हाँ कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं और कहाँ पे मेरे मार्क्स मेनली कट रहे हैं, ये सब चीज़ें देखता था मैं। अगर मान लो जैसे मेरे प्रिपोजिशन में कुछ गलत हुआ है तो मैं उस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करने लग जाता था कि हाँ ठीक है, मेरे को लग रहा है शायद मेरे इसमें मिस्टेक है, तो मैं इस चैप्टर को दोबारा रिवीजन करता हूँ। ऐसे ही एक्टिव पैसिव में होता था, कुछ क्वेश्चंस होते थे जो जिसमें मैं भी स्टक हो जाता था, हाँ ये कुछ नया क्वेश्चन आया है, तो फिर उस क्वेश्चन को फिर मैं देखता था, फिर उसी के टॉपिक पे रिवाइज करता था। ऐसे ही करके मैम मैंने अपने मार्क्स बढ़ाए हैं। और ऐसे ही एक इंग्लिश माध्यम मैम थी, यूट्यूब पे अभी भी है वो, और उनकी वेबसाइट भी है। उसके ऊपर मैम वो डेली जो है कॉम्प्रिहेंशन डालती है, एक वो फ्री कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसी के साथ में ही क्विज होता है उनका। तो पहले वो मैं उनको कॉम्प्रिहेंशन को रीड करता था और फिर उसके वो कैप जो होती थी मैम वो उसको लिखता था, नोट डाउन करता था अपने नोटबुक पे। फिर उसके बाद देन मैं उस क्विज को अटेम्प्ट करता था। फिर वो जो क्विज होता था मैम वो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होते थे, उसके 5 जो क्वेश्चंस होते थे। बाकी के जो क्वेश्चंस होते थे वो प्रीवियस ईयर से ही कुछ मिक्सअप होते थे। तो वो अच्छा, मेरा जो था कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो था मेरा जो स्ट्रांग हुआ है वो वहीं से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गया। जैसे मेरे को क्लोज टेस्ट में बहुत दिक्कत आती थी या कोई कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में दिक्कत आती थी, तो वो मेरा अच्छा, उन्होंने स्कोर मेरा बढ़ाने में मेरे को बहुत हेल्प करी है। ऐसे ही मैम रीजनिंग का मैं बताऊंगा, रीजनिंग में क्या था कि मेनली जो क्वेश्चन गलत होते थे वो कुछ टॉपिक होते थे, जैसे कैलेंडर हो गया, क्योंकि कई बार ये होता था कि हम कॉन्सेप्ट याद रख लेते थे लेकिन पेपर के टाइम पे हम भूल जाते थे। ऐसे सिलॉक्स के होते थे कुछ क्वेश्चंस जो हम पेपर के टाइम तक तो याद रखते थे लेकिन फिर पेपर के जब हम कर रहे होते थे तब हम भूल जाते थे। तो उन्हीं को बार बार उन्हीं की प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, उसी से ही मैम स्कोर इम्प्रूव हुआ है। और यही है मैम कि जैसे अगर कोई बच्चा अगर न्यू प्रिपेयर कर रहा है तो पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखे, तभी आप बेसिक से ही आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, मेरे को ये लगता है। लक्ष्य को पाने के लिए, अगर लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन और मन लगा देते हैं, कि यदि लक्ष्य को पाने के लिए हम तन और मन लगा देते हैं, तो सच कहता हूं दोस्तों कि कुंडली के सारे सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो सच कहता हूं दोस्तों कि कुंडली के सारे सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम अगली क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका कि आप मॉक टेस्ट तो सभी लोग लगाते हैं और इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना। तो आप थोड़े से आसान शब्दों में जल्दी से बताइए कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस आप लोग कैसे करते थे। आदित्य, आप स्टार्ट कीजिए।
भाई जहाँ जिस जिस टॉपिक में दिक्कत आती थी, जहाँ लगता था कि ये टॉपिक नहीं हो रहा, जैसे स्लॉग हो गया, जैसे नंबर सीरीज हो गई, इमेज सीरीज हो गई, तो उनके क्वेश्चंस उनके चैप्टर्स को दोबारा पढ़ते थे, उस पे दोबारा वीडियोस देखते थे, यूट्यूब में जाके दोबारा करते थे। बाकी जैसे इंग्लिश में वोकैब हो गया, वोकैब नहीं आता था तो बुक पढ़ते थे, या जो वोकैब की रानी मैम की क्लास देखते थे। तो ऐसे कर करके हमने जो है एनालाइज करके और दोबारा मॉक देके अपने मार्क्स इंप्रूव किए थे। नेक्स्ट कुलदीप, आप बताइए। जी। मेरी ना मॉक एक मतलब एक नोटबुक होती थी, जो मैं जैसे मेरा मॉक देने के बाद मैं उसे एरर बुक बोलता था एक्चुअली। तो जो भी मेरा गलत होता था, जैसे मेरा एक पेज इंग्लिश का होता था, एक रीजनिंग का, एक जीएस का। लाइक इंग्लिश में मेरे जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो मैं सारे टॉपिक लिख लेता था। लाइक मेरा एक क्वेश्चन एरर का गलत हुआ है तो मैं लिख लेता था एरर, एक क्वेश्चन गलत। मेरे क्लोज टेस्ट के गलत हुए हैं तो वो मैं लिख लेता क्लोज टेस्ट। सेम रीजनिंग में होता था, जीएस में मैं ये चीज़ नहीं करता था। देन क्या मेरे को पता लग रहा है कि अच्छा मेरे एरर ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो मैं फिर कोई एरर के रूल्स रिवाइज करता था या कोई एरर की प्रैक्टिस करता था। ऐसे करके रीजनिंग में मेरे को पता लग रहा है मेरा नंबर सीरीज गलत हो रहा है, तो मैं नंबर सीरीज के जो भी क्वेश्चन मेरा गलत होता था, मेरा ये था कि मैं इसे प्रैक्टिस करूंगा तभी नेक्स्ट मूव लगाऊंगा। क्योंकि अगर मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो दूसरे मूव में दोबारा नंबर सीरीज मेरी गलत होगी। तो मेरा यही होता था, जो भी मेरा गलत है मुझे पहले वो प्रैक्टिस करना है, देन मेरे को दूसरा मूव देना है। मेरे को जो लगता है बच्चे गलती क्या करते हैं कि मूव पे मूव दिए जा रहे होते हैं, बजाय जो गलत हो रहा है उस पर काम ना करके। तो मैं तो यही करता था, मूव दिया, मैं कभी रोज मूव नहीं देता था। पहले मूव देता था जब तक उसकी सारी कमियां मेरी सही नहीं हो जाती या मुझे लगता था कि मैंने इनफ प्रैक्टिस नहीं कर लिया, तब मैं दूसरा मूव देता था। तो मेरा तो यही था। राहुल। मैम मैं जैसे मैंने मोक दिया, मोक देने के बाद मैं देखता था हाँ ये मेरा गलत हुआ है, ये मेरा सही हुआ है। और जैसे रीजनिंग का अगर मैं उठाऊं तो मैं ये देखता था अगर मैंने कोई क्वेश्चन सही भी करा है, मान लो जैसे कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो उसमें मेरा को टाइम कितना लग रहा है, मैं ये चीज़ नोट करता था कि मेरे को टाइम, क्योंकि रीजनिंग ऐसा चीज़ है कि अगर आप देने आए एग्जाम में तो वो आपका 1 घंटा भी, 1 घंटे से ज़्यादा भी आपका वेस्ट कर सकता है अगर आप उसको करने पे आए तो ऐसे ही मैं देखता था मैम, जो मेरे सही भी हुआ है वो क्वेश्चन, तो मैं देखता था मेरे को टाइम कितना लगा है उस क्वेश्चन में। उस पर टाइम जरूर नोट करता था मैं कि हाँ ठीक है, 1 मिनट से अगर मेरे को ये ऊपर लगा है तो मैं उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता था कि मैं इसको जल्दी कैसे कर सकता हूँ, उस क्वेश्चन को क्या अप्रोच हो सकती है कि मैं इसको और फास्ट कर सकूँ इस क्वेश्चन को। तो ऐसे ही मैम मैं अपना एनालिसिस करता था, जो मेरे सही भी हुआ है, रॉन्ग तो ठीक है, रॉन्ग तो सब देखते ही है, लेकिन आपके जो सही भी हुए हैं आप उनको भी एक बार ध्यान से देखिए कि आपके वो सही हुए हैं। कई बार ये होता है कि बच्चे तुक्के से भी सही कर देते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं उसको देख के कि हाँ ये तो चलो ठीक है, ये मेरा सही था, चलो आगे बढ़ जाता हूँ, गलत ही देखना है। लेकिन हमें जो सही वाले हैं उनको भी हमें देखते हुए चलना है, क्योंकि वो भी इन फ्यूचर अगर आपका वो क्वेश्चन सेम आ गया तो आप उसमें स्टक हो जाओगे। अगर हो सकता है आप सही भी कर दो, लेकिन चांसेस रहते हैं कि आप वो गलत कर दो क्वेश्चन को। ऐसे ही मैम इंग्लिश का होता था। इंग्लिश में मैं चीज़ ये देखता था, मेनली जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे या तो वो एक आध क्लोज टेस्ट में से गलत हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है वो तो देखो, क्लोज टेस्ट अच्छे अच्छे जो बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाले, उनके भी गलत हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं है कि किसी के गलत नहीं होते, चीज़ें गलत होती है। लेकिन ये है कि हाँ अगर आप मेरे ख्याल से आपको अगर इंग्लिश अगर आप अटेम्प्ट करते हैं फर्स्ट पे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, क्योंकि इंग्लिश जो है अभी पिछले सालों से तो काफ़ी इजी आ रही है। अब इन फ्यूचर पता नहीं क्या होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऐसे ही आप कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट रखोगे तो आप रीजनिंग और जीएस में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस मैम ऐसे ही एनालिसिस होता था। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। कि टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। कि टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इसी के साथ मैं सेशन को आगे बढ़ाना चाहूंगा, और क्योंकि राहुल और कुलदीप आपने काफी यंग एज में इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो बेहतर की तलाश में मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके फर्दर अपकमिंग प्लान्स क्या है। तो छोटे शब्दों में जल्दी से आप बताइए कि अभी आप लोगों के अपकमिंग फर्दर
क्या प्लान्स है कि बेहतर की तलाश में अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो मेरा टारगेट यही है कि मैं अब जैसे 25 में क्या है, अभी 25 का आने वाला है, तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ उतना, पढ़ाई नहीं करी और इतना जल्दी एग्जाम दे दिया एसएससी ने। बट मेन टारगेट तो यही है कि एटलीस्ट सी तो लेना ही है, ग्रेड सी 4600 ग्रेड पे तो लेना ही है दिल्ली के अंदर। अगर दिल्ली के अंदर 4600 ग्रेड पे मिल जाएगा, वो तो ड्रीम है, मतलब एटलीस्ट वो तो लेना ही है। मेरा भी सेम ऐसा ही है सीन कि ग्रेड सी के लिए ही प्रिपेयर हूँ मैं अभी। अभी देखता हूँ 2025 वाला भी मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन देखते हैं ग्रेड सी मिलता है या तो दिल्ली मिले मेरे को ग्रेड डी तो ज़्यादा अच्छा है। अभी कुछ श्योर नहीं हूँ मैं कहाँ पोस्टिंग होती है मेरे डिपार्टमेंट के थ्रू। समय और शिक्षा। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। इसलिए ना कभी आगे भागे और ना कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे। यही विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। तो चलिए इस सेशन को जस्ट आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो प्रिपरेशन की थी, तो स्किल और टाइपिंग जो आपने स्पीड अटेंड की थी, उसमें क्या समय लगा था? और जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जा रहे थे, तो आपने लास्ट स्पीड जो थी वो कौन से स्पीड पे लिख के एग्जामिनेशन के लिए गए थे? ओके, जैसे आप 80 और 100 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो अगर आप 100 के लिए सपोज प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप अपने लास्ट स्पीड क्या लिख के गई थी? स्पीड देखो, स्टेनो में तो 2 ढाई साल ही लग गया, लेकिन 80 से 100 पे जाने में उतना टाइम नहीं लगा था वैसे, क्योंकि जो हमारे सर थे वो स्पीड ज़्यादा ही रखते थे एक्चुअली। वो मतलब उनकी जो स्ट्रेटजी होती थी वो ये होती थी कि अगर कोई डी के लिए जा रहा है तो वो 100 की डिक्टेशन बोलते थे, 100। और उनका ये रहता था कि वो स्पीड नहीं बताते थे। हम पूछते थे सर क्या है स्पीड क्या नहीं है, बट वो बताते नहीं थे। लेकिन वो डी वाले के लिए ना, डी वाले को वो 100 तक प्रिपेयर करा देते थे। और अगर कोई सी के लिए कर रहा है तो वो 110 105 तक जाते थे। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि सी के लिए तो मैं प्री के बाद ही प्रिपेयर्ड हो पाया हूँ। वैसे मेरा सी का बहुत अच्छा गया था स्किल। मुझे ये नहीं पता कि मैं वो क्वालिफाई कर पाया हूँ या नहीं, वो रिजल्ट अभी आएगा तो पता चल जाएगा। बट मतलब 2-3 महीने में हाँ 80 से 100 हो गया था केसी में। और लास्ट स्पीड आप क्या लिख रहे थे जब आप इसमें से जाने के पहले? मतलब स्किल्स के जब लास्ट आप जब गए थे, लास्ट आपकी स्पीड क्या थी? मैं अगर इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो मैं कैलाश चंद्रा जो हमारी मैगजीन होती है, मैं उसको 100 पे क्वालिफाई कर जाता था बड़े आराम से। और अगर 110 105 पे अगर डिक्टेशन या तो मैंने पहले करी हुई है या आसान सी है तो मैं क्वालिफाई कर देता था। मेरा ऐसा था सीन की स्किल से पहले तो ये था कि हाँ चलो ठीक है, इतना था कि हाँ ग्रेड डी निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि सर ने इतना हमें मोटिवेट कर रखा था और इतने मैटर उन्होंने हमें लिखवाए थे, इतने हमने मैटर लाइब्रेरी में भी टाइप करे हैं, सर के पास भी हम डेली 2 डिक्टेशन टाइप करते थे। तो हम इतने कॉन्फिडेंट तो हो गए थे कि हाँ चलो ग्रेड डी का अगर आप कोई मैटर बोलते हैं तो हम इसके लिए प्रिपेयर्ड है, क्योंकि एक दिन पहले हमें पता लगा था शायद हिंदी वालों का कुछ मैटर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया था। तो उस साइड के लिए भी हम थोड़ा प्रिपेयर्ड ही थे कि हाँ चलो हमारा अगर जनरल मैटर आता है, हमें लिखना तो है ही कैसे भी करके, इस बार हमें निकालना है। तो हम इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, लास्ट तक भी मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ चलो मैंने लिखा है, अच्छा लिखा है, मैटर जो जैसा भी गया है। तो इसीलिए ही बस यही था मेरा। मेरा स्किल से पहले मेरा डी तो पक्का था, मतलब डी के लिए मैं बहुत श्योर था। 80 85 90 तक मेरा बहुत अच्छा था। 90 की स्पीड में भी स्किल से पहले पहले जब रिटर्न दिया था हमने, स्किल से पहले पहले, सॉरी स्किल से पहले कर रहा हूँ, थ्री से पहले 90 की स्पीड में मैं कंफर्टेबल था। अराउंड मैं 50 55 मेरी एवरेज आती थी मिस्टेक्स, मेरे को 80% 80 मार्क्स की, और सॉरी 80 मिस्टेक्स की वो है, छूट है उसमें। तो बाकी अपना सी की तैयारी जो है हमने भी वैसे ही अजीत सर के पास ही करी है। और वो कुलदीप सही कह रहा है कि वो बताते नहीं थे कि किस स्पीड में बोल रही है, बस वो बोलते चले जाते थे और हम लिखते थे। लेकिन ये था कि उन्होंने हमें उसका भी बना दिया था। अगर डिक्टेशन टफ आती तो राज सर और शॉर्ट हैंड 247 का क्या रोल रहता? डिफरेंट मैटर कितना हेल्पफुल था आपके लिए?
राज सर का रोल ये रहा कि अगर जैसे पूरे अगर केसी नहीं आती है तो हमारा ये था कि फिर शायद हम क्वालिफाई एग्जाम ना कर पाएंगे, लेकिन जो राज सर ने लास्ट में अपने मटेरियल डाला है उसमें क्या था कि उसमें केसी भी है, उसमें प्रोग्रेसिव भी है और उसमें जनरल मैटर भी है, तो मतलब इससे वर्ष तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट वही है, तो उसका उस मैटर की हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हार्ड कोई डिक्टेशन आ सकती थी। अगर किसी जिस भी बच्चे ने वो मैटर प्रैक्टिस करे होंगे तो उसे फिर स्किल देने में कोई भी डर नहीं लगता। राहुल। मैम मैं तो यही बोलूँगा, हाँ ठीक है, राज सर की डिक्टेशन हम लिखते थे और अच्छे मैटर, काफ़ी अच्छे मैटर होते थे क्योंकि उसमें जनरल मिक्स होता था, तो काफ़ी हेल्प होती थी, उससे पता लगता था क्योंकि जनरल मैटर और जगह भी अवेलेबल थे, जैसे कोलकाता शॉर्ट एंड वाला जो एक चैनल है, तो उधर भी जनरल मैटर वो भी काफ़ी अच्छी स्पीड पे बोलते थे। इधर जो सर थे वो फ्लक्चुएट करके बोलते थे, क्योंकि सर से मैं रिक्वेस्ट भी करता था कई बार कि सर आपकी जो स्पीड है वो 90 जा रही है, इसको अराउंड 90 टू 95 रखिए। तो सर ने हाँ सुना भी है कि 90 टू 95 पे भी अपलोड करिए वो वीडियोस, 100 तक भी गए हैं सर। तो मैंने काफ़ी मतलब ठीक है, अच्छा लगा मेरे को उनका मैटर लिख के, तो हेल्प हुई है काफ़ी मेरी स्किल में। आदित्य। ये राज राज सर का मैटर काफी बढ़िया था, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जैसा कुछ भी बोला कि तीनों मैटर मिक्स करके एक डिक्टेशन आती थी, तो केसी और जनरल, और तो अगर जनरल भी आता और या कुछ मिक्स भी आता तो हम लिख लेते। उससे राज सर की डिक्टेशन से हमें बहुत हेल्प मिली है, काफी अच्छा है। मैं एक चीज सॉरी। और कहना चाहूंगा, इस सिलेक्शन में सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, या मेरा ही मतलब मेरे फैमिली का ही सपोर्ट नहीं था, मेरे दोस्तों का भी था। राज सर, राहुल, कुलदीप, मनीष, ये अजीत सर है हमारे वो, तो इनके बिना नहीं हो पाता मेरा, ये सच है। आप मेहनत करो, कई बार होता है किस्मत साथ नहीं देती, कई बार होता है लोग भी साथ नहीं देते, कई बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जो वो तैयारी कहीं और से कर रहे हैं लेकिन आपको कुछ और बता रहे होते हैं। तो मेरे को भगवान की दुआ से ऐसे लोग नहीं मिले, अच्छे लोग मिले, अच्छे से गाइड, इन्होंने सपोर्ट किया, और इनका बहुत बड़ा, मेरे दोस्तों का, टीचर का बहुत बड़ा हाथ है, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे और एक हमारा दोस्त और था, उसका नाम मनीष है। अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हो पाया, हमें उसका बड़ा दुख है, बट उसने मेहनत उतनी करी थी जितनी हमने करी है। मैं चाहता हूँ उसका नेक्स्ट ईयर हो जाए, भगवान करे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हम लोग ना एक्चुअली मैं अभी लाइब्रेरी में ही हूँ, तो हम लोग यहाँ पे बैठते थे चार लोग, मेरी सीट यहाँ होती थी और राहुल की यहाँ होती थी। और जब हमारी मिस्टेक्स वगैरह मतलब कम नहीं हो रही थी तो फिर हमने डिसाइड करा था कि हम लोग ना अब रात को भी लाइब्रेरी आया करेंगे। तो फिर हम रात को आते थे और रात को यहाँ पे प्रिपरेशन करते थे 2-2 3-3 बजे तक। फिर उसके बाद हम, ये कैफेटेरिया है, मतलब ये खाली जगह है कैफेटेरिया, तो यहाँ पे फिर हम स्लीपिंग बैग मतलब बिछा के सोते थे। तो काफ़ी मतलब हमने हार्ड वर्क करा है, स्किल में बहुत हार्ड वर्क करा है और बहुत मज़ा आया था। बस हमारा एक दोस्त है, अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हो पाया, अगर उसका हो जाता तो फिर मज़ा ही आ जाता, बहुत अच्छा लगता। तो आई विश कि इस साल उसका हो जाए। मनीष के लिए मैं यहाँ पे 2 लाइन कहूँगा। ठीक है मनीष, क्योंकि क्योंकि आपने भी आपने भी काफी काफ़ी मेहनत मेहनत की की थी थी और और होपफुली अगर होपफुली आपका भी अगर सिलेक्शन आपका भी होता सिलेक्शन तो होता तो काफी भी अच्छे काफ़ी अच्छे होते, होते, क्योंकि फाइनली हम लोग फाइनली हम सारे लोग सारे स्टेनोग्राफर बन गए स्टेनोग्राफर बन होते। गए होते। ठीक है, ठीक है, बट बट मनीष मनीष आपके आपके लिए लिए दो बस लाइन 2 लाइन आपको आपको मोटिवेट करने मोटिवेट के लिए मैं करने के लिए कहना मैं कहना चाहूंगा चाहूँगा कि कि थोड़ा थोड़ा डूबूंगा, डूबूंगा, मनीष मनीष थोड़ा थोड़ा डूबूंगा, डूबूंगा, मैं मैं फिर फिर तैरूंगा, तैराऊंगा। थोड़ा थोड़ा डूबूंगा डूबूंगा मगर मगर फिर मैं फिर तैर तैर आऊंगा, आऊंगा। ऐ ऐ जिंदगी जिंदगी देख देख, मैं मैं फिर जीत फिर जीत जाऊंगा। जाऊंगा। और और यहाँ पे यहाँ आगे पे आगे बढ़ते हुए, बढ़ते हुए, तो तो आप लोग आप और लोग अपने और तरफ से अपनी तरफ कुछ से ऐड कुछ करना ऐड करना चाहते हैं तो चाहते हैं कुछ तो कुछ करिए, करिए, नहीं तो नहीं तो सेशन सेशन काफी लंबा काफ़ी हो लंबा चुका हो है, चुका है और और इससे इससे बच्चों को बच्चों को एक नई एक ऊर्जा नई ऊर्जा मिलेगी मिलेगी अपने अगले अपने साल के अगले साल के प्रिपरेशन के प्रिपरेशन लिए, के लिए, जो लोग भी जो लोग भी प्रिपरेशन कर प्रिपरेशन रहे हैं, कर रहे हैं। और जो और लोग जो नए लोग नए बच्चे बच्चे जो जो प्रिपरेशन जिन्होंने प्रिपरेशन करना जिन्होंने करना स्टार्ट किया है, स्टार्ट किया है, उनको उनको एक एक अलग सा अलग ही सा ही अनुभूति अनुभूति होगी, होगी, क्योंकि जब क्योंकि भी वो जब भी वो किसी किसी सिलेक्टेड सिलेक्टेड पर्सन को पर्सन्स को देखते हैं और देखते हैं उनकी और कही उनकी कई बातों को बातों को सुनते हैं तो सुनते हैं उसे तो उसे पत्थर की पत्थर लकीर की मान लकीर लेते मान हैं। लेते हैं। तो तो आप लोगों ने आप जो लोगों ने जो गाइड किया गाइड है, किया है, जो बात बोला है, एक 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 शब्द सही सही बैठते हैं यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में। तो
इसी के साथ मैं आप लोगों को फाइनली मैं चाहूँगा कि कुछ और कमेंट्स अपने ऐड करते हैं। जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे तो आप कहिए, फिर हम कहिए, फिर सेशन हम ज्वाइन सेशन करेंगे। ज्वाइन करेंगे। मैं जो नए बच्चे हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा, देखो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर नहीं होता है, हो सकता है आपको 1-2 अटेम्प्ट लगेंगे, देन आपके पास बहुत प्रेशर आएगा। आपके फैमिली वाले का प्रेशर आएगा, दोस्तों का, बाहर वाले लोगों का, रिलेटिव्स का, जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। वो लोग आपको बोलेंगे कि आप कुछ और तैयारी कर लो, रेलवे का फॉर्म भर दो, या ये ऐसा मेरे मेरे साथ ऐसा बोला गया था, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बट आप स्टिक रहना, अगर आपको पता है कि आप निकाल ले जाओगे तो आप उससे स्टिक रहना। अपने मतलब अपने मन में ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मैं ये निकाल के ले जाऊंगा। मेरे साथ तो ये होता था कि मेरी फैमिली में ज़्यादा मेरे पेरेंट्स वगैरह उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं कोई भी कुछ भी बोल देता था कि इस एग्ज़ाम में तो वैकेंसियाँ ही नहीं आती, कंपटीशन बहुत कम है, तो आप इसको बोलो रेलवे में फॉर्म भर दे या पुलिस में फॉर्म भर दे। तो वो मुझे बोलते थे कि बेटा इसमें तो इतनी कम वैकेंसी है, तो इसमें भर दिया कर। बट मुझे पर्सनली स्टेनो ही में जाना था, क्योंकि मेरे को 9 to 5 की जॉब चाहिए थी। सीजीएल में इतना कंपटीशन है, एकमात्र यही था, स्टेनो मैंने सीख ली थी। बट वही है कि उनको किसी ने बोल दिया, तो वो मुझे बोलते थे, बट मैं उन्हें बोलता था कि नहीं, मेरे को स्टेनो ही चाहिए और मुझे बिलीव है कि मैं निकाल के ले जाऊंगा। तो बस मैं यही कहूँगा, मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा होशियार हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ। जो मेरे से बहुत वीक है, नहीं हुआ। बट जो बच्चा कंसिस्टेंट रहा है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सक्सेस पाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भले ही आप में दिमाग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप 100% ये एग्ज़ाम निकाल के दे दोगे, या कोई भी एग्ज़ाम। बस कंसिस्टेंट रहना है, मेरे को लगता है कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप थोड़े दिमाग कम है, चलेगा, लेकिन कंसिस्टेंट अगर आप हो तो ले जाओ। मैंने स्टेनो के अलावा आज तक कोई फॉर्म नहीं भरा। मैं 2022 में स्टेनो भरा, नहीं हुआ, 23 में भरा, नहीं हुआ, 24 में भी मेरा स्टेनो का ही था। मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि हम फॉर्म भरते रहते हैं, कभी लगता है सीजीएल निकल जाएगा, सीएचएसएल, ये वो, उससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, कभी मैथ्स पढ़ने लग जाएंगे। एक ही जगह फोकस रखो, एक ही गोल होना चाहिए। अगर है गोल स्ट्रॉन्ग तो निकलेगा, 100% निकलेगा। ये कुलदीप की बात बिल्कुल ठीक है, इस जगह फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने आपको बताया, तो लास्ट अटेम्प्ट के चलते और उससे पहले भी सिर्फ स्टेनो का ही नहीं, मैंने और भी बैंकिंग के फॉर्म भरे थे, एक बार रेलवे का फॉर्म भरा था, एक क्लर्क का फॉर्म भरा था, लेकिन नहीं हो पाया मेरा वहाँ पर, क्योंकि मेरे को किसी ने ठीक से गाइड नहीं किया, जब तक ये मिले नहीं थे ये लोग। तो किसी एक चीज पे फोकस रहना बहुत जरूरी है, वहीं पर ही आप उसी पे फोकस करें, एक एग्जाम पे उसी की तैयारी करें, और जरूर निकलेगा आपका। बस बाकी कुलदीप ने ठीक कहा, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, बिल्कुल, नहीं तो नहीं हो सकता कुछ भी। आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट हैंड की भी तैयारी आप अभी से ही शुरू कर दें। आप ये ना सोचे कि फ्री दूंगा फिर इसके बाद मैं वो करेंगे शॉर्ट हैंड सीखना, ये पहले ही शुरू कर देंगे, क्योंकि ये गलती मैं पहले कर चुका हूँ। तो बस काफी समय लगता है, इसको बहुत लाइट भी ले लेते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी है। मैं कहना चाहूँगा कि आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो एक पेशेंस मांगता है। आपके पास अगर पेशेंस नहीं है तो आप आज ही प्रिपरेशन छोड़ दो, लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है तो आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो और आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में। ये मैंने खुद अपने पर देखा है, जो एक्सपीरियंस करा है, मैं उसी की बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इतने सालों से लगा हुआ था, अब जाके मेरे को सक्सेस मिला है। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा, क्योंकि मेरे दोस्त जो था, मैंने तो अपनी होप छोड़ दी थी लास्ट तक, लेकिन ज़रूर अपने ऊपर बिलीव रखिए, होप रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए लास्ट तक। कुछ नहीं पता आपका क्या हो जाए, क्या नहीं हो, लेकिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी अगर आप कॉन्फिडेंट है, फोकस्ड है, और कंसंट्रेशन अगर आपकी अच्छी है, सब कुछ है, तो आपको ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।